प्रिय छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की किताब से आपके लिए सत्ता की साझेदारी नामक जो अध्याय है उसको पढ़ाने वाला हूं, और वो भी बड़े ही रोचक तरीके से। आपके परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में इस प्रकार से समझेंगे कि आपको तुरंत तत्काल समझ में आ जाए। जैसे ही आप पढ़ते चलो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम इसे शुरू करते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहले समझो ये सत्ता की साझेदारी आखिर है क्या। नाम बड़ा भारी है, तो चलो इसे तोड़ते हैं। मतलब सत्ता की जो साझेदारी है, इस शब्द को अलग अलग करके अलग अलग अर्थ में समझते हैं। देखिए सत्ता क्या है। सत्ता का मतलब है पावर या ताकत, मतलब राज करने की शक्ति। किसी भी राज्य पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी देश पर राज्य करने की जो शक्ति है उसे सत्ता कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए साझेदारी क्या है। साझेदारी का मतलब है शेयरिंग या बांटना, हिस्सेदारी, मतलब बंटवारे को साझेदारी कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का बंटवारा करना, ठीक है, हिस्सेदारी करना क्या कहलाता है, साझेदारी। देखिए आगे पढ़ते हैं। तो सत्ता की साझेदारी का सीधा मतलब है ताकत को बांटना। सत्ता या शासन करने की जो शक्ति है, ताकत है, उसे बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाती है। पर हम ताकत को क्यों बांटें? क्वेश्चन यह है कि हम ताकत को आखिर बांटते क्यों हैं। देखिए यहां से हम रोचक तरीके से थोड़ी सी कहानी के टाइप में चलते हैं, ताकि आपको बड़े ही आसानी से ये समझ में आ जाए पूरा चैप्टर। ठीक है, तो सोचो तुम्हारे घर में एक टीवी है। ठीक है, एक टीवी मतलब टेलीविज़न, और उसका जो है एक रिमोट है। मतलब टीवी को चलाने के लिए एक रिमोट है, और वो सिर्फ तुम्हारे पिताजी के पास में ही रहता है। ठीक है, वही तय करते हैं या वही तय करेंगे कि कब न्यूज़, कब सीरियल, कब क्रिकेट आदि देखा जाएगा। मतलब केवल पिताजी ही ये डिसाइड करेंगे कि कब टीवी के ऊपर क्या सीरियल चलाया जाएगा, कौन सी न्यूज़ चलाई जाएगी, कौन सा क्रिकेट मैच या और कोई चैनल चलाया जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें या परिवार के किसी अन्य सदस्य को रिमोट का अधिकार नहीं दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तुम्हें कार्टून या मूवी देखनी हो तो तुम नहीं देख सकते। ठीक है, अब तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम बगावत करोगे, मतलब उनसे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाओगे कि पिताजी आखिर हमें टीवी क्यों नहीं देखने देते हैं, क्यों हमें रिमोट नहीं छूने देते। ठीक है, ये अधिकार हमें क्यों नहीं है। या फिर आप दुखी होकर, उदास होकर या उनसे रूठ करके बैठ जाओगे, है ना। पर घर में शांति नहीं रहेगी इस बात से। ठीक है, छोटी सी चीज़ है रिमोट, टीवी का रिमोट, और उसके ऊपर पूरे घर में कलह हो सकता है, क्लेश हो सकता है, अशांति हो सकती है। लेकिन अगर घर में यह नियम बनाया जाए, क्या नियम, कि शाम 6-7 बजे के बीच में बच्चे टीवी देखेंगे, 7 से 8 बजे के बीच में मम्मी टीवी देखेंगी, और 8 से 9 बजे के बीच में पिताजी न्यूज़ देखेंगे, और रात को 9 बजे के बाद सभी मिलकर के फिल्म देखेंगे, तो बड़ी मज़ेदार बात हो जाएगी। सबके लिए बंटवारा हो जाएगा, सभी का मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह क्या हुआ, यह भी तो एक साझेदारी ही हुई ना। यह भी हुई साझेदारी या बंटवारा, मतलब यह हुई रिमोट की साझेदारी। इससे सब खुश हैं, किसी को बेगाना नहीं लगेगा। मतलब किसी को बेगाना नहीं लगता, मतलब किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ, किसी को परायापन नहीं लगता। सबको अपनापन महसूस होता है कि टीवी पर हमारा भी अधिकार है, रिमोट पर हमारा भी अधिकार है। ठीक है, यह हमारा भी है, तो हम उसकी सुरक्षा भी करेंगे। कोई उसे तोड़ने की कोशिश करेगा या चुराने की कोशिश करेगा या उसमें नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे, है ना। और घर में भी शांति बनी रहेगी, है ना। आगे देखिए, आप मेरे शब्दों को एज इट इज ना देखिए। ठीक है, कहीं कहीं आपको लगेगा कि मैं रहता है की जगह पर रहेगा, रहता है, ठीक है, रहती है, रहेगी, इस प्रकार से बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे मत समझना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एज इट इज नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो, हालांकि ये मैंने बनाकर तैयार किया है पूरा का पूरा पीडीएफ आपके लिए, आप इसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब आगे देखो, बस यही है सत्ता की साझेदारी। अब तक जितना हमने समझा टीवी के रिमोट के बारे में, यही सत्ता की साझेदारी है। जब एक देश की ताकत, अब टीवी के रिमोट को देश के रूप में समझो। ठीक है, उसी बात को देश के ऊपर अप्लाई करो कि देश की ताकत यानी सरकार चलाने की जो शक्ति होती है, वह किसी एक आदमी या एक पार्टी अथवा एक समुदाय, जैसे किसी सिर्फ एक धर्म या एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के हाथ में चली जाए,
ठीक है, तो वो क्या होगा, एक ही आदमी का, एक ही भाषा का और एक ही समुदाय का उस पर क्या हो जाएगा, तानाशाही हो सकती है, उसी का अधिकार हो सकता है। लेकिन अन्य धर्म वाले, अन्य भाषा वाले, अन्य समुदाय वाले या अन्य पार्टियों वाले जो लोग हैं वो हो सकता है उससे खुश ना हो, नाराज हो जाएं। लेकिन ऐसा ना हो करके, एक ही भाषा, एक ही पार्टी, एक ही धर्म वाले लोगों के हाथ में सत्ता ना हो करके उसे अलग अलग लोगों, समूहों आदि में बांट दिया जाता है, तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा। ठीक है, यह इसलिए जरूरी है ताकि देश में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, गृह युद्ध ना हो। गृह युद्ध मतलब देश के भीतर, उसके भीतर के लोग ही, देश के भीतर के लोग ही आपस में लड़ने लग जाएं। ठीक है, तो गृह युद्ध कहलाता है। ठीक है, और देश का हर नागरिक महसूस करे कि हाँ यह देश मेरा भी है। ठीक है, मतलब सबको ऐसा लगे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और यह देश मेरा है। जैसे मैंने टीवी के रिमोट वाली बात में कहा था कि सबको ऐसा लगना चाहिए कि यह टीवी मेरा भी है, यह रिमोट मेरा भी है। ठीक है, वह उसकी सुरक्षा करेगा हर प्रकार से, तन मन धन से। टीवी खराब भी हो जाएगा, रिमोट खराब भी हो जाएगा तो उसे सही भी कराने की कोशिश करेगा, है ना। आगे देखिए अब देखते हैं दो सच्ची कहानियां जो आपकी किताब में दी हुई हैं। ठीक है, आपकी किताब में कौन कौन सी दो कहानियां हैं? दो देशों की कहानियां हैं। ये इतिहास है, ठीक है, सच्ची कहानी है ये। और ये दो देश कौन कौन से हैं? ये हैं बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। आगे देखो, इस बात को समझने के लिए तुम्हारी किताब में दो बातों यानी दो देशों की कहानी बताई गई है, या तुम्हारी जो किताब है वह दो देशों की कहानी सुनाती है। यह परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह अध्याय जो है परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? अब हम पहली कहानी को देखते हैं। हमारी पहली कहानी क्या कह रही है? यह है एक समझदार देश की कहानी, और उस समझदार देश का नाम है बेल्जियम। यहाँ पे क्या माहौल था, क्या बात थी कि इस कहानी को यहाँ पे लिया गया? बात यह है कि बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, यूरोप महाद्वीप, मतलब पूरी दुनिया में जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से एक महाद्वीप है यूरोप, और यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। और ये कितना छोटा है? इतना छोटा है कि हमारा हरियाणा भी इससे बड़ा है। हमारे देश का जो हरियाणा प्रदेश है ना, वो इससे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे पंगा क्या था, मतलब यहाँ पे उपद्रव क्या था, बात क्या थी, क्यों ये चर्चा में रहा? यहाँ पर भाषा का पंगा था, मतलब भाषा के कारण यहाँ पर अशांति उत्पन्न हुई थी। अब भाषा के कारण अशांति कैसे उत्पन्न हो सकती है? देखिए, यहाँ पे 59% जो लोग थे वे डच भाषा बोलते थे। किस इलाके के? फ्लेमिश इलाके के जो डच भाषी लोग थे वे 59% थे। यानी यहाँ पे बहुसंख्यक लोग कौन से थे? डच भाषी लोग। और 40% लोग कैसे थे? फ्रेंच भाषा बोलने वाले। ये किस इलाके में रहते थे? वेलोनिया के इलाके में। यानी इस देश के वेलोनिया वाले इलाके में फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनकी संख्या 40% थी। ठीक है, मतलब पूरे देश में जो 100% मान लिया जाए सभी लोगों को, तो उसमें से 59% डच भाषा बोलने वाले जो कि फ्लेमिश इलाके में रहते थे, और 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले, और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें असली ट्विस्ट क्या है, मजा क्या आता है इसमें, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, असली बदलाव क्या आता है इसमें। तो इसे देखिए, राजधानी जो थी इसकी ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में मामला उल्टा था। वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% लोग डच भाषा बोलते थे। मतलब और स्थानों की जगह पे राजधानी में मामला बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर 59% थे, 40% दूसरे स्थान पर थे, 1% तीसरे स्थान पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वे 40% थे, यानी वे कम होने के बावजूद भी अन्य लोगों से ज़्यादा अमीर थे, ताकतवर थे। ठीक है, मतलब जो अमीर होगा वो ताकतवर भी होगा, ये स्वाभाविक है। मतलब वहाँ पे जो कम जनसंख्या थी वो अधिक पैसे वाली थी, अधिक ताकतवर थी। और डच भाषा बोलने वालों की जो संख्या थी वो थी 59%।
ठीक है। उनको ये बात पसंद नहीं आती थी कि ये लोग इतने अमीर क्यों हैं, हम इतने गरीब क्यों हैं, जबकि हमारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, यहाँ भयंकर लड़ाई हो सकती थी। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने घर के रिमोट को, यानी अपनी देश की सत्ता को बहुत अक्लमंदी से बांट दिया। जैसे हमने टीवी के रिमोट को बांटा था समय के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर दूसरे प्रकार से हमने पूरे देश के रिमोट को बांट दिया। रिमोट मतलब सत्ता को। अब देखिए उन्होंने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 बदलाव किए। ये प्रश्न आ सकता है कि उन्होंने कितने बदलाव किए थे, किस प्रकार के बदलाव किए थे, या कब ये बदलाव किए थे। तो कब किए थे, 1970 से 1993 के बीच। कितने बदलाव किए, 4 बदलाव किए। कैसे बदलाव थे, शासन संबंधी बदलाव थे। जैसे हमारे यहाँ संविधान संशोधन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव किए गए। देखो इसमें बराबर मंत्री रखे गए, यानी केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों के मंत्रियों की जो संख्या थी वह बराबर बराबर कर दी गई। ठीक है। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा, मतलब केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां राज्य सरकारों में बांट दी गई। डच इलाके के अलग और फ्रेंच इलाके की अलग, इनको अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रदान कर दी गई जहां जैसी आवश्यकता थी। ठीक है। अगला जो तीसरा बदलाव था वो क्या था, ब्रुसेल्स में अलग सरकार स्थापित करना, यानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनी और वहाँ दोनों भाषाओं की सरकारें, यानी दोनों भाषाओं के लोग जो थे उनकी सीटों को बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, उनको बराबर सीटें मिली। आगे देखो अगला है सामुदायिक सरकार, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक तीसरी सरकार बनाई गई, चौथे नियम के अंतर्गत एक तीसरी सरकार बनाई गई। इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि यह सरकार भाषा, यानी डच, फ्रेंच और जर्मन, इन तीनों के आधार पर चुनी जाती थी। इसका काम अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को देखना है। ठीक है। ये 4 प्रकार के परिवर्तन किए गए उसके संविधान में। ठीक है। इसका परिणाम क्या रहा, नतीजा क्या रहा, वो देखिए। इसका परिणाम रहा कि उस देश में लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, देश टूटने से बच गया और आज ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है और सब लोग खुश हैं। यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। ठीक है। और उसका मुख्यालय यहाँ पे है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय किसी देश में क्यों होगा, तभी तो होगा जब उसके यहाँ पे शांति हो। ठीक है। वहाँ पे शांति है, सब लोग खुशहाल हैं, तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने अपना मुख्यालय वहाँ पे स्थापित कर दिया। अब देखिए अगली कहानी देखते हैं एक नासमझ देश की, जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है ना। आप दक्षिण भारत में जाओगे तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत के नीचे इस प्रकार से एक बूंद टाइप में अलग कंट्री मिलता है, यहाँ राम सेतु से, ठीक है, जुड़ता हुआ समुद्र की, मतलब यहाँ पे समुद्र में एक बूंद टाइप का नक्शा दिखाया जाता है, यही श्रीलंका है। ठीक है। इस देश की बात करते हैं अब, तो ये हमारा पड़ोसी देश है और ये 1948 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था, 1948 में। यहाँ पंगा क्या हुआ था, मतलब यहाँ विद्रोह क्या हुआ, बात क्या बनी, यहाँ भी भाषा और धर्म का पंगा था, भाषा का और धर्म का। श्रीलंका में 74% लोग जो थे वे सिंहली भाषा बोलते थे। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, इस प्रकार से संस्कृत, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, मिक्स भाषा बोलते हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं, हरियाणवी भाषा बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से वहाँ पे 74% लोग किस प्रकार की भाषा बोलते थे, या कौन सी भाषा बोलते थे, सिंहली भाषा। और ये सिंहली भाषा बोलने वाले ज़्यादातर कौन सा धर्म मानते थे, बौद्ध धर्म। ठीक है। ये ज़्यादातर कौन लोग थे, बौद्ध लोग थे। और 18% लोग तमिल भाषा बोलते थे। इनमें अधिकांश लोग कौन कौन थे, हिंदू और मुसलमान। मतलब 74% जो लोग थे सिंहली भाषा बोलने वाले वे बौद्ध धर्म के लोग थे, और 18% लोग तमिल भाषा बोलते थे, इनमें हिंदू और मुसलमान थे। आगे देखो अब श्रीलंका ने क्या नासमझी की।
श्रीलंका ने ये नाम ना समझी कि यहाँ के जो 74% सिंहली लोग थे, उन्होंने सोचा अरे हम तो मेजॉरिटी हैं, बहुसंख्यक हैं, मतलब यहाँ पर हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, अन्य धर्मों की या अन्य भाषा वालों की अपेक्षा हमारी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए देश में हमारा राज चलेगा, हमारा राज चलना चाहिए। ये 18% तमिल लोग कौन होते हैं, ये क्या कर लेंगे हमारा। इस सोच को बहुसंख्यकवाद कहते हैं, यानी मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। ठीक है, यह शब्द बड़ा ही मज़ेदार है और परीक्षा में पूछा भी जाता है कभी कभी। ठीक है, वैसे भी इस प्रकार के शब्दों को आपको समझ लेना चाहिए, ये ज्ञानवर्धक शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया। किसने? उन सिंहली लोगों ने। क्या कानून बनाया कि सिंहली को राजभाषा बना दिया गया और तमिल को इग्नोर कर दिया गया। तमिल भाषा जो थी उसे इग्नोर कर दिया और सिंहली को राजभाषा बना दिया। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और अन्य भाषाओं को हालांकि पूरा अधिकार है, संविधान में सभी भाषाओं का पूरा सम्मान है, 22 भाषाओं का पूरा वर्णन मिलता है। ठीक है, उनमें सरकारी कामकाज भी किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सरकारी कामकाज तमिल भाषा में नहीं होते थे, उसको इग्नोर कर दिया गया। केवल सिंहली भाषा में ही सभी सरकारी कामकाज किए जाते थे। दूसरा बदलाव, बौद्धों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सरकारी यूनिवर्सिटी और सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को पहले मौका दिया। यानी जो सिंहली लोग हैं उनको नौकरी में पहले लिया जाएगा। अगर सिंहली लोग नहीं प्राप्त हो पाते हैं या वे नहीं भर्ती होना चाहते हैं, सीट खाली रह जाती है, तभी अन्य लोगों को यानी जो तमिल भाषी लोग हैं उनको स्थान दिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बदलाव कर दिया। अब इसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा रहा तमिल लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि वो भी तो उसी देश के नागरिक हैं, उसी देश में रहते हैं, उसी देश को अपना मानते हैं, वहाँ की मिट्टी, हवा, जल, वायु सब कुछ उसी प्रकार से महसूस करते हैं जिस प्रकार से वे बहुसंख्यक लोग महसूस करते थे। तो उन्हें लगा कि हमें इग्नोर कर दिया गया है, हमें बेगाना कर दिया है, हमें पराया समझ लिया है इन्होंने। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ गृह युद्ध, सिविल वार। गृह युद्ध अभी मैंने बताया, मतलब एक ही देश के लोग अपने देश के अंदर आपस में किसी मुद्दे पर, किसी विशेष मुद्दे पर लड़ने लग जाएं, वो गृह युद्ध कहलाता है। जैसे ऐसे समझो, जैसे किसी एक ही घर में उस घर के सभी लोग आपस में लड़ने लग जाएं किसी बात पर, तो वो भी तो गृह युद्ध ही है। ये छोटा गृह युद्ध है और देश के स्तर पर बड़ा गृह युद्ध। ठीक है, आगे देखो। इनमें तमिलों ने अलग देश यानी तमिल ईलम नाम के देश की मांग कर दी। यानी उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका है उसको 2 हिस्सों में बांट दो। ठीक है, एक तमिल ईलम और एक श्रीलंका। ठीक है, इस प्रकार से दोनों बने रहें। मतलब उन्होंने गृह युद्ध करके ये चाहा कि हमें आप साथ में नहीं रखना चाह रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें स्थान नहीं दे रहे हो नौकरियों में और यूनिवर्सिटीज़ में हमें पढ़ने के लिए मौका नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अलग अलग देश प्रदान कर दो। जैसे किसी घर में भाई भाई आपस में लड़ें, गृह युद्ध हो जाए, तो एक भाई दूसरे भाई से क्या कहेगा, ठीक है तुम हमें पसंद नहीं करते, तुम हमारे साथ में नहीं रहना चाहते, हमारे अधिकारों को नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हमारा हिस्सा दे दो, घर में से 2 हिस्से कर दो। ठीक है, तो इसी प्रकार का वहाँ पे बदलाव आने लगा, गृह युद्ध होने लगा, लोग आपस में लड़ने लगे, कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। ठीक है, और इस गृह युद्ध में हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इसमें लगभग 20 से 30 साल पीछे चला गया देश। ठीक है, जो श्रीलंका था उसकी अर्थव्यवस्था 20 से 30 साल पीछे चली गई, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो गई वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी। अब इस कहानी का सार समझते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है। आगे देखो, इसमें हुआ क्या कि बेल्जियम ने सत्ता को बांटा, अर्थात सत्ता की साझेदारी कर ली, जिससे देश में शांति आई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई गृह युद्ध नहीं हुआ,
सभी लोग आपस में शांति से मिलकर रहने लगे, ठीक है। लेकिन श्रीलंका ने सत्ता बांटी नहीं। उसके जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अपने अनुसार, अपने संख्या बल के आधार पर अपने नियम थोपने की कोशिश की अल्पसंख्यकों के ऊपर, जिसका परिणाम क्या हुआ? देश में गृह युद्ध हो गया, ठीक है। तो प्रश्न यह है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? यह सवाल 5 नंबर तक का आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार का 5 नंबर का सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। अब देखो, इसके 2 कारण हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके 2 कारण हैं उत्तर में। पहला है युक्तिपरक कारण, प्रूडेंशियल रीजन, मतलब युक्ति करके, कोई उपाय करके, किसी प्रकार के नियम अपना करके, यानी ये स्मार्ट कारण है। स्मार्ट कारण मतलब बिना किसी युद्ध के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी बात को रख देना और देश में शांति स्थापित कर देना, ठीक है। देखो, इससे क्या होता है? इससे लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, समाज में टकराव कम होता है, देश में स्थिति, स्टेबिलिटी बनी रहती है, देश की जो स्थिरता है वह बनी रहती है। और लड़ाई होगी तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश तरक्की कैसे करेगा बताइए? यह देश की एकता के लिए अच्छा है, ठीक है। युक्ति सोच करके, युक्तिपरक मतलब युक्ति सोच करके अपनी बात को सिद्ध कर लेना। अगला है नैतिक कारण, यानी मॉरल रीजन। इसका मतलब है भावनात्मक कारण है ये, ठीक है। देखो, इसका सीधा संबंध हृदय से होता है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के ऊपर अपना भावनात्मक प्रेशर बना दिया जाना इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि सत्ता की जो साझेदारी है लोकतंत्र की आत्मा, यानी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है। और लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का राज। अगर तुम लोगों को ही राज सत्ता नहीं देंगे, यानी लोगों को ही राज सत्ता नहीं दोगे, तो काहे का लोकतंत्र भैया? लोगों को यह हक है कि उनसे पूछा जाए कि देश कैसे चलेगा। अरे जनता का ये अधिकार है भाई, वो पूछ सकती है राज सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि देश का संचालन कैसे किया जा रहा है, किस प्रकार से आगे देश चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के 4 नियम आपकी किताब में बताए गए हैं, 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, 4 फॉर्म्स हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बच्चों, मान लिया कि ताकत बांटनी चाहिए, पर उसे बांटें कैसे? सत्ता के बंटवारे के 4 तरीके हैं। यह भी 5 नंबर का सवाल आ जाता है। देखो, सत्ता के वितरण का पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल वितरण, यानी क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि जब ताकत बराबर लेवल पर बांटनी हो, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इस प्रकार से, यानी ये समानांतर हैं, बराबर के लेवल पे हैं, ठीक है। अब इनका वितरण इस प्रकार से नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से ही किया जाएगा, बराबर बराबर, ठीक है। देखो इसको मान के चलो कि स्कूल में आपके में रोहित सर, लोकेश सर और विमल सर, 3 सर हैं। तीनों के काम अलग अलग हैं, तीनों अपनी अपनी विषय पढ़ाते हैं, पर तीनों का लेवल लगभग बराबर है। आई बात समझ में? यानी ये भी जो रोहित सर हैं वो भी अपनी ही विषय पढ़ाते हैं, तो उनका अपना विशेष दर्जा है, अपनी विषय पर उनका एक स्थान है, उनका भी स्थान उतना ही है जितना लोकेश सर का है, क्योंकि वो भी एक विषय पढ़ाते हैं, और इनका भी वही स्थान है जितना विमल सर का है, यानी एक दूसरे की बराबर वैल्यू है, ठीक है। इनमें से कोई भी प्रिंसिपल नहीं है और कोई भी चपरासी नहीं है, मतलब सबकी वैल्यू बराबर है। आई बात समझ में? आगे देखो, तीनों के काम अलग अलग हैं, पर तीनों का लेवल लगभग बराबर है। अपने काम, जो अपने अपने काम हैं, उनके दौरान कोई भी किसी से छोटा या कोई भी किसी से बड़ा नहीं है। अब इसी क्रम में सत्ता की क्षैतिज वितरण को समझ लेते हैं। देखो, जो हमने 3 सर का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पे 3 लोग हैं या 3 स्थान हैं, 3 पद हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर।
इसमें क्या आता है, संसद और विधानसभा। संसद केंद्र के स्तर पर और विधानसभा राज्य के स्तर पर। ठीक है, ये कानून बनाते हैं। विधायिका कानून बनाती है। विधायिका मतलब केंद्र के स्तर पर कानून कौन बनाती है, संसद। ठीक है, और राज्य के स्तर पर कानून कौन बनाती है, विधायिका। ठीक है, अरे इसके अंतर्गत कौन कौन रहता है, इसके सदस्य कौन कौन रहते हैं, तुम्हारे एमएलए और एमपी। एमपी मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, और एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक। आई बात समझ में। दूसरा, हमारा दूसरा स्थान है कार्यपालिका का, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये सरकार का रूप है। ये कानून लागू करते हैं, आदेश देते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद यानी मंत्री मतलब सभी मंत्री, मंत्रिपरिषद, और पुलिस भी इसी के अंतर्गत आती है, डीएम भी इसी के अंतर्गत आते हैं, सीएम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये कानून को लागू करते हैं। आगे देखो, अगला है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। इसके अंतर्गत कोर्ट्स आते हैं। कोर्ट मतलब न्यायालय। ये न्याय करते हैं और देखते हैं कि कानून सही ढंग से लागू हो भी रहा है या नहीं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। आई बात समझ में। आगे देखो, ये सत्ता के क्षैतिज वितरण का फायदा है। क्या फायदा है कि इससे नियंत्रण और संतुलन दोनों बने रहते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ग्राफ आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले से देखिए कि इससे चेक्स एंड बैलेंसेस आपस में बने रहते हैं और शासन व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होती। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख लो, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। अब संविधान ने 3 प्रकार की शक्तियों का वितरण किया है। ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत संविधान ने 3 शक्तियों का वितरण किया है। पहली शक्ति लेजिस्लेटिव को, दूसरी शक्ति एग्जीक्यूटिव को, और तीसरी शक्ति जुडिशियल यानी जुडिशरी को। अभी जो तीनों हमने ऊपर पढ़ी हैं, अब इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं, इसी के माध्यम से जो माइंड मैप बना है इसके माध्यम से। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है, सीनेट होती है, और सीनेट के अलावा नीचे होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अरे जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट। कैबिनेट मतलब मंत्रिपरिषद। ठीक है, और जुडिशियल के अंतर्गत यानी जुडिशरी के अंतर्गत क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स। ठीक है, आगे देखो, इसका मतलब है विधायिका कार्यपालिका पर सवाल पूछकर और न्यायपालिका पर जजों को हटाकर कंट्रोल रखती है। मतलब विधायिका कार्यपालिका पर और न्यायपालिका पर कंट्रोल रखती है। कैसे कंट्रोल रखती है कि विधायिका जो है कार्यपालिका के सदस्यों से या अध्यक्ष से सवाल पूछती है। ठीक है, ये काम ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार से होना चाहिए था, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन करती है। और न्यायपालिका में जजों को हटा देती है अगर वे गड़बड़ी करते हैं तो। मतलब अगर जज जो हैं वो गड़बड़ी करते हैं या संविधान का ठीक से पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उसको विधायिका हटा सकती है। तो इन दोनों के ऊपर इस प्रकार से कंट्रोल करती है क्या, विधायिका। अब कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका पे कंट्रोल करती है। वो कैसे करती है, विधायिका पर कानून बनाकर, यानी कार्यपालिका क्या करती है, कानून बनाती है। विधायिका क्या करती थी, सवाल पूछती थी। ठीक है, लेकिन कार्यपालिका क्या करती है, कानून बनाती है, और कानून बना करके विधायिका पर कंट्रोल करती है। और न्यायपालिका के जजों को चुनने का काम करती है। न्यायपालिका के जजों को चुनने का काम कार्यपालिका करती है, और न्यायपालिका के जजों को हटाने का काम विधायिका करती है। ठीक है, गड़बड़ी करने पर। अब न्यायपालिका कैसे काम करती है, ये सबके ऊपर बॉस का काम करती है। मतलब एक बार न्यायपालिका चुन ली गई तो उसके बाद में ये किस प्रकार से इन दोनों पर कंट्रोल करती है, विधायिका और कार्यपालिका पर, उनके फैसलों को रद्द करके। मान के चलो विधायिका और कार्यपालिका के फैसले अगर किसी भी प्रकार से गलत हैं, संविधान के विरुद्ध हैं, तो न्यायपालिका उनके फैसलों को रद्द कर देती है, खारिज कर देती है। ठीक है, कैंसिल कर देती है। आगे देखो, इनमें से कोई भी एक हिटलर की तरह तानाशाह नहीं बन सकता। मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर हैं। आई बात समझ में। अब सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को देखते हैं।
ऊर्ध्वाधर मतलब अरे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इस प्रकार से वितरण। तब हम कैसे कर रहे थे, ऊपर वाले में हम कर रहे थे इस प्रकार से, ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है, इस प्रकार से, या ऐसे समझें, ऐसे समझो, ये मतलब ये आपस में बराबर हैं। अथवा इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मिनट, ये इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, जैसे ये और ये। अब इनमें ये बताइए कि तीनों आपस में बराबर हैं या नहीं। ये इसके बराबर है, ये वाला इस वाले के बराबर है, ये वाला ये जो है इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, सब आपस में बराबर हैं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं, कोई किसी से कम नहीं, ठीक है। जहाँ जिसका पलड़ा भारी वो उस दूसरे के ऊपर हो जाता है। लेकिन अब सत्ता की ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में जानते हैं। देखो, सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जब ताकत ऊपर से नीचे की तरफ बांटी जाती है, जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च के बाद में नीचे, इसके नीचे मान के चलो 2 लोग, इन 2 लोगों के नीचे 4 लोग, ठीक है, उनके नीचे फिर अनेक लोग, इस प्रकार से पूरा वितरण किया जाता है सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ, यानी सबके ऊपर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते चले जाते हैं, ठीक है, सबके ऊपर। अब देखिए, जैसे स्कूल में क्रमशः सबसे ऊपर प्रिंसिपल सर रहते हैं, ठीक है, होते हैं ना, यानी प्रिंसिपल सर का जो आदेश है वो सबको मानना होता है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे स्कूल के कर्मचारी हों, या स्कूल के अध्यापक हों, ठीक है, या चपरासी हों, क्लर्क हों, सबको प्रिंसिपल सर की बात माननी होती है, तो वो सबके ऊपर इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद में सीनियर अध्यापक, इनके ठीक नीचे कौन होते हैं, वाइस प्रिंसिपल, यानी ये इनकी बात मानते हैं। इनके नीचे फिर क्लास टीचर्स, अपनी अपनी क्लास के जितने भी टीचर हैं, और फिर इनके अंतर्गत अन्य टीचर आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से अन्य टीचर आ गए। फिर इनके भी अंडर में जितनी क्लासेज होती हैं, जो क्लास होती है उसमें एक मॉनिटर निर्धारित किया जाता है, उस मॉनिटर की निगरानी में पूरी क्लास रहती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से प्रत्येक क्लास का एक मॉनिटर, ठीक है, इस प्रकार से इसका वितरण हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसे पढ़ के देखिए, जैसे स्कूल में क्रमशः सबसे ऊपर प्रिंसिपल सर, यानी पूरा स्कूल उनके अधीन होता है। फिर वाइस प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल सर के बाद में सबसे सीनियर अध्यापक। फिर उसके बाद में क्लास टीचर, यानी क्लास के सबसे प्रमुख अध्यापक। फिर उसके बाद में क्लास का मॉनिटर, यानी क्लास का सबसे सीनियर या सबसे प्रमुख विद्यार्थी। आई बात समझ में? मतलब ताकत ऊपर से सबसे मजबूत व्यक्ति से सबसे कमजोर व्यक्ति तक धीरे धीरे बढ़ के आ रही है। आगे देखो, इस क्रम में अब सत्ता को ऊर्ध्वाधर वितरण को समझते हैं, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं केंद्र सरकार को, यानी यूनियन गवर्नमेंट। जैसे मोदी सरकार वर्तमान में केंद्र में है, यानी पूरे देश के लिए है। अरे पूरे देश के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबके ऊपर प्रधानमंत्री एक ही तो है, और उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसी के अंदर, उसी के आदेश के अंदर सभी मंत्रीगण, सभी कर्मचारी, ठीक है, और पूरा देश काम करता है। फिर उसके बाद में अगला है राज्य सरकारें, जैसे यूपी, हरियाणा आदि की सरकारें, ठीक है, यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, सबकी सरकारें हैं अपनी अपनी। तो उसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही तो अन्य मंत्रीगण काम करते हैं, जो राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य की जो कैबिनेट होती है। अगला स्थान है स्थानीय सरकारों का, तीसरा नंबर, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे जो पंचायत होती हैं, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, ठीक है, इस प्रकार से। अरे आपका गांव का प्रधान, आपका सरपंच इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, या कोई ब्लॉक प्रमुख है, जिला प्रमुख है, वो भी तो इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपने गांव और या फिर अपने शहर का प्रमुख होता है, ठीक है। स्थानीय सरकार कहाँ के लिए होती है? अपने गांव के लिए या अपने शहर मात्र के लिए, ये पूरे देश में नहीं होती। यानी इस प्रकार देखो,
यह है केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की शक्तियां बंटती हैं 28 राज्यों में, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। फिर उनकी अपनी अपनी जो शक्तियां हैं वे बंटती हैं लोकल बॉडीज में। लोकल बॉडीज मतलब जो लोकल सरकारें हैं, जिनके बारे में हमने अभी देखा था। कौन कौन सी? अरे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। इस प्रकार से जो ब्लॉक प्रमुख आदि मैंने बताया था अभी, उस प्रकार से ये वितरण हो जाता है। तो सबके ऊपर इसको भी इनके लिए जवाब देना होगा, इसको भी इनके लिए जवाब देना होगा। सबकी जवाबदेही किसके ऊपर होगी? राज्य सरकार के लिए। या ये जितने भी मुख्यमंत्री हैं, इनकी जवाबदेही किसके प्रति है? प्रधानमंत्री के प्रति। यानी ये एक बॉडी, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ठीक है। यानी सत्ता का वितरण। मान के चलो पूरे देश में कोई बड़ा काम किया जाना है, जैसे सड़क बनाई जानी है, ठीक है, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया राज्य सरकारों को। अब राज्य सरकार देगी लोकल बॉडीज के लिए, तभी तो काम चालू होगा। ऐसे अब आगे देखते हैं इस प्रकार के वितरण के फायदे क्या हैं। इसके फायदे हैं कि इससे संघवाद भी उत्पन्न होता है, इसे संघवाद कहते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे अगले अध्याय में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला अध्याय इसी से संबंधित है आपका, ठीक है। इसे देश के हर कोने तक विकास को पहुंचाया जा सकता है। यानी अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोई योजना लागू की, जैसे किसान सम्मान निधि की योजना, तो उसके द्वारा पूरे देश के किसानों को सम्मान दिया जाएगा। यानी जो पैसा मिलता है 2-2 हज़ार रुपये, वो राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक किसान को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही लोगों को मिले। यानी केंद्र के द्वारा प्रदान किया गया जो सुविधाएं है वो किसको मिलेगी? पूरे देश के लोगों को, ठीक है। और राज्य की सुविधाएं, राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई सुविधा चालू की है तो वो अन्य स्थानों को या अन्य राज्यों के व्यक्तियों को नहीं मिलेगी, वो केवल उसी राज्य के लोगों को मिलेगी। फिर नीचे चलते हैं। मान के चलो किसी गांव के प्रधान ने कोई योजना चालू की, तो उसका लाभ केवल उसी गांव को तो मिलेगा, वह किसी अन्य गांव को नहीं मिलेगा, या उससे ऊपर वाले किसी अन्य संस्था को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। अगला नंबर है हमारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, यानी इनके बीच में शक्तियों का या सत्ता का वितरण। जब धर्म, भाषा या जाति के आधार पर सत्ता बांटी जाती है या ताकत बांटी जाती है, तब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहाँ हुआ? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वहाँ पर डच और फ्रेंच, जर्मनी, सबने अपनी अपनी सरकार बनाई। दूसरा उदाहरण है भारत में जो आरक्षण मिलता है, अरे SC, ST, OBC, इनको जो आरक्षण मिलता है सामुदायिक नौकरियों और राजनीति में हिस्सा देना होता है। इसके माध्यम से मतलब कोई दबा या कुचला नहीं रह जाए। दबा कुचला का मतलब जो गरीब है उसका अधिकार कोई अमीर वर्ग का व्यक्ति न खा जाए, ठीक है, ताकि जो पिछड़ गए हैं वे भी मुख्य धारा में आ सकें। अगला देखिए, चौथे तरीके से किस प्रकार वितरण किया जाता है। राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच में इसका वितरण किया जाता है सत्ता का, मतलब अमोंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, जब ताकत पार्टियों और संगठनों में बंटने लगे। देखो इसमें किस प्रकार से होता है, इसमें भी कई प्रकार होते हैं। जैसे विपक्षी दल यानी अपोजिशन की सरकार, सरकार में सिर्फ एक पार्टी जैसे बीजेपी ही नहीं है, ताकत विपक्ष जैसे कांग्रेस के पास में भी होती है, और वो सरकार से सवाल पूछकर उसकी आलोचना करके ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी देखा होगा संसद टीवी में क्या करते हैं, जो विपक्ष वाले हैं वे विरोध करते हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी मार्च निकालते हैं, ठीक है, कभी आंदोलन करते हैं, जयकारे बोलते हैं, ठीक है। तो वे सरकार को घेरने का काम करते हैं ताकि कोई सरकार गलत कदम ना उठा ले या जनता के विरोध में कोई काम ना कर दे, जनता के अपोजिट कोई काम ना कर दे, केवल भलाई का काम करे। अब गठबंधन की सरकार देखते हैं, ये क्या होती है, इसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, यानी एक पार्टी को इतने वोट नहीं मिल पाए कि वह स्वयं पूरी सत्ता की एक छत्र राज करने वाली पार्टी बन जाए, तो वह अन्य पार्टियों से अपना गठबंधन करती है, जिसमें 2 से 3 पार्टियां मिलकर के गठबंधन कर लेती हैं। जैसे अभी बिहार में JDU और BJP दोनों ने मिलकर के वहाँ पर
सरकार बनाई, यहाँ सत्ता की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि इसने भी तो अपनी ताकत इसको दी है। अब ये कहेगी मेरे नियम चलने चाहिए, मेरा फ़ायदा होना चाहिए, और ये कहेगी कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए, मेरे नियम चलने चाहिए। तो इन दोनों में टकराव की भी स्थिति आ जाती है कभी कभी। अगला है दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे मजदूरों के संगठन, किसानों के संगठन, या किसान आंदोलन की याद है आपको? अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन हुए थे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, ठीक है। तो ये धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। वकीलों के संगठन, ये लोग सरकार पर बाहर से दबाव डालकर अपनी बातें मनवाने का काम करते हैं। ये भी ताकत की साझेदारी है। अब परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी है ताकत का बांटना। ताकत का बांटना क्यों जरूरी है? युक्तिपरक उत्तर देखते हैं, झगड़े को रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। और नैतिक उत्तर है, जो सही उत्तर है वो है लोकतंत्र की आत्मा है। क्या? ये नैतिक उत्तर या नैतिक बंटवारा। बेल्जियम ने क्या किया था? बेल्जियम ने किया था समझदारी का काम, क्योंकि उसने साझेदारी की। चार बार संविधान बदला, सामुदायिक सरकारें बनाई। श्रीलंका ने क्या किया? बहुसंख्यकवाद यानी नासमझी की काम किया। बहुसंख्यकवाद समझिए, जो मैंने अभी समझा दिया है। बहुसंख्यकवाद मतलब जहाँ पे लोगों की, एक प्रकार के लोगों की संख्या ज़्यादा हो, या एक धर्म के, एक भाषा वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो दूसरे धर्म या दूसरी भाषा वाले लोगों से। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों की संख्या लगभग 100 करोड़ है, मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या लगभग 35 करोड़ है, ठीक है। अन्य धर्म के लोगों की संख्या और ज़्यादा कम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुसंख्यकवाद किसका है? बहुसंख्यक हैं हिंदू, अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम और सिख, बौद्ध, जैन, इस प्रकार से वे अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, यानी उनकी संख्या अल्प है। तो उन्होंने क्या किया? 1956 में कानून लाए और गृह युद्ध कर दिया। लोगों ने गृह युद्ध कर दिया। अब सत्ता के वितरण के 4 तरीके कौन से हैं? इसके 4 तरीके हैं। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करती है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर तरीका, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें आती हैं, जिसे फेडरलिज्म कहते हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें। तीसरा है सामाजिक समूह, जिसमें आरक्षण और सामुदायिक सरकारें आती हैं। चौथा है पार्टी या दबाव समूह, जिसमें गठबंधन, विपक्ष और आंदोलन आदि आते हैं, ठीक है। विपक्ष जो है वो गठबंधन करके, ठीक है, या दबाव बना करके, पार्टियों का आपस में सहयोग करके या आंदोलन करके अपनी बात मनवाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रहे इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिन्हें यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए याद रखना अनिवार्य है। अब परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण बिंदु यानी सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन हैं, ये 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। नीचे दिए गए 2 प्रश्न इस अध्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण और गारंटीड प्रश्न हैं, यानी इनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ही संभावित है, ठीक है। इन्हें पूरा याद करके जाना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ उत्तर के रूप में मैं केवल हिंट ही दे रहा हूँ, असली उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप यानी 4 तरीके कौन कौन से हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों का, दबाव समूह का जो सत्ता में वितरण है, ठीक है। अगला, बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना आपस में करें और बताएं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसका उत्तर है बेल्जियम का मॉडल समझदारी, यानी बेल्जियम ने समझदारी अपनाई, संविधान में 4 बदलाव किए और सबको साथ में ले लिया और वहाँ पे शांति बनी रही। जबकि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया, सिंगली को एकमात्र राजभाषा बनाया, अन्य जो भाषा थी तमिल भाषा उसको अनदेखा कर दिया, जिसका परिणाम